नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजल सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर हमारे किसानों के लिए तैयार की गई हैं और उन तक पहुंचाई जा रही हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएं ताकि इन्हें और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। आज के अंक में हम बात करेंगे ऐसी ही एक योजना के बारे में जिसका नाम है गोबर धन योजना। कैसे वेस्ट से आप वेल्थ बना सकते हैं, यानी कंचन कैसे बनाया जा सकता है, गोबर का इस्तेमाल किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है और इसके अलावा जैविक खेती में कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सार में इस योजना के बारे में विस्तार से। तो आइए देखते हैं इस योजना का सार। हमारे देश में पशुधन हर साल करीब 19 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है और कृषि क्षेत्र 50 करोड़ टन। नगरपालिका और रसोई घर से निकलने वाला कचरा इससे अलग है। वैसे तो लोग इसे कचरा कहकर पुकारते हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज है। इसकी वजह से हमारा देश पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि हकीकत में ये धरती से सोना उगलवाने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें छुपा है बेहतरीन खाद। केंद्र सरकार ने इसी कचरे से खाद बनाने की एक योजना तैयार की है। नाम है गोबर धन। नाम सुनकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये योजना सिर्फ गोबर तक ही सीमित है, बल्कि ये नगरपालिका, रसोई के कचरे और कृषि अपशिष्ट को भी खाद में तब्दील करने के लिए बनाई गई है। गोबर धन इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना है। ये योजना दरअसल पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 का हिस्सा है, जो गोबर धन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए हर जिले को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। ये प्रोजेक्ट किसी गांव, ब्लॉक या जिले में सामुदायिक रूप से या क्लस्टर बनाकर तैयार किया जा सकता है। बायोगैस ऐसा प्लांट है जो गाय के गोबर और दूसरे जैविक कचरे को बायोगैस में बदल सकता है। बायोगैस एलपीजी की तरह खाना पकाने में और घर की लाइट जलाने में काम आती है। इसके अलावा ये प्लांट गाय के गोबर और जैविक रूप से गल सड़ जाने वाली दूसरी चीजों को भी गैस में बदल देता है, जिसे गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसे पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। बायोगैस एक स्वच्छ ऊर्जा है जो ऊर्जा के प्रचलित संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी घटाएगी। बायोगैस प्लांट से जैविक स्लरी भी प्राप्त होती है। ये शानदार प्राकृतिक खाद है जो न सिर्फ पौधों को पोषण देती है, बल्कि मिट्टी की सेहत में सुधार भी लाती है। इस स्लरी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जगह लेने की क्षमता है। गोबरधन योजना इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। गोबरधन योजना का मुख्य उद्देश्य कचरे से पैसा बनाने की संस्कृति विकसित करना है। योजना को कामयाब बनाने के लिए 10 मंत्रालय और विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए संबंधित विभागों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों और ग्राम समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा है। गोबरधन योजना ग्रामीण लोगों, खासकर महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देगी, गांवों में बेहतर सफाई का जरिया बनेगी और स्वास्थ्य में सुधार करेगी। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल कचरे की वसूली और उसको संसाधनों में बदलने, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, कच्चे तेल के आयात को कम करने, उद्यमिता और जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी काम करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 1 क्यूबिक मीटर से 25 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस प्लांट के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। मंत्रालय 30 घन मीटर से 2500 घन मीटर प्रतिदिन और 3 किलोवाट से 250 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्र को भी सहायता दे रहा है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए हर जिले को 50 लाख की सहायता राशि दे रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश भर में 5000 सीजीबी संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखता है, जिनसे 2023 तक हर साल करीब 1.5 करोड़ टन गैस मिलने की संभावना है। इस गैस को तेल और गैस की मार्केटिंग करने वाली कंपनियां खरीद लेंगी। अप्रैल 2018 में जब गोबरधन योजना शुरू हुई तो 3.5 लाख से भी ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके थे।
गोवर्धन योजना के पोर्टल के मुताबिक देश के 105 जिलों में अब तक 278 बायोगैस प्लांट चालू हो चुके हैं। 155 बनकर तैयार हैं और जल्द ही ये भी चालू हो जाएंगे। 56 प्लांट्स पर निर्माण का काम चल रहा है। तो अभी आपने जाना गोवर्धन योजना के सार के बारे में। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ में। आज गोवर्धन योजना के बारे में बहुत सारी बातें हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताई हैं, और चलिए और विस्तार से जानने के लिए और बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए चलते हैं जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में और बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। सरकार आपके साथ में आज हम बात कर रहे हैं गोवर्धन योजना के बारे में, और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण बरोका जी, जो कि विशेष सचिव हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो गोवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप गोवर्धन सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये गोबर से जुड़ी कोई योजना है सिर्फ, यानी गोबर से कैसे धन कमा सकते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कचरे से कंचन। लेकिन ये बहुत बड़ा इसका दायरा है, इसमें और भी बहुत तरह की चीजें शामिल है। उसे आज हम और बेहतर तरीके से समझेंगे अरुण जी से। अरुण जी, जैसे इस योजना के बारे में मैंने बताया कि इसे नाम सुनकर लगता है कि सिर्फ गोबर से जुड़ी हुई है या फिर बायोगैस प्लांट से जुड़ी हुई है। दरअसल किस तरह का ये पूरा अम्ब्रेला है और कैसे हम इसे अलग अलग योजनाओं से या मिशन से जोड़कर देख सकते हैं? आपने बिल्कुल उसका सही इंटरप्रिटेशन किया है। गोवर्धन नाम से लगता है गोबर से हमने धन बनाया जी। सिर्फ ये गोबर में ही सीमित नहीं है, और ना सिर्फ हम इससे बायोगैस के ऊपर में बात कर सकते हैं, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक अम्ब्रेला है, यू हैव राइटली मेंशन्ड कि ये अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला में ना सिर्फ हम एज ए फीड स्टॉक में गोबर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेस्ट होता है पराली, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, उसको भी फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी और प्रकार का एग्रीकल्चरल वेस्ट या कोई भी वेजिटेबल वेस्ट, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली वेस्ट को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोस्ट कॉमनली नोन बायोगैस होता है, और बायोगैस इस प्रकार से व्यवस्था है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि अपने घर में चूल्हा जला लिया या हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, परंतु बायोगैस के साथ साथ बहुत सारे और बाय प्रोडक्ट्स भी तैयार हो जाते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मददगार होते हैं, किसानों के लिए बहुत मददगार हैं। तो अगर हम बायोगैस को इस रूप में देखें कि बायोगैस के अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। इसीलिए इस स्कीम को हम कचरे से कंचन की व्यवस्था के रूप में जानते हैं। बिल्कुल, और इस स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वेस्ट टू वेल्थ, और इससे आपको क्लीन एनर्जी भी मिलेगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऐसे हम सोर्सेज की तरफ रुख करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और साथ ही साथ जैसे वेस्ट टू वेल्थ की बात की तो ये रोजगार सृजन में भी आपको मदद करेगा। किस तरीके से करेगा, चलिए समझते हैं अरुण जी से। अरुण जी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर गोवर्धन हम इस स्कीम की बात करें, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा इसके हम सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। तो किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इसको सबसे पहले तो ये ट्रेडिशनली
बायोगैस की स्कीम के रूप में चलती थी और फैमिली यूनिट्स के रूप में चला जाता था, यानी कि आपके पास में 4-5 भैंसें हैं तो आप अपने घर में एक बायोगैस प्लांट लगा सकते थे, आपका गोबर वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता था और आपको बायोगैस मिल जाती थी और अगर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें जनरेशन कुछ हद तक हो जाता था। अब बायोगैस का एट द फैमिली लेवल धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होता गया। उसका कुछ 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि सभी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, गाँव में भी बिजली आ गई तो बिजली की एक समस्या का समाधान वहाँ हो गया, इसलिए लोग बाग को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। फिर दूसरी एक बात है कि गैस सिलेंडर मिल गया तो अब चूल्हे का काम भी हो गया, बिजली का काम भी हो गया। अब वेस्ट मैनेजमेंट की ही बात थी तो इतना देखिए, ये जो अगर हम गोबर को प्रॉपरली एफिशिएंटली उसको मैनेज करके उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है निकाल लें, वो तो बेस्ट यूज ऑफ द वेस्ट है। परंतु इनएफिशिएंटली भी उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया, थोड़ी देर उसे छोड़ दिया 4-5 महीने के लिए, जब वो सूख गया उसको खेतों में डाल दिया। दैट इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ गोबर। परंतु अगर हम एफिशिएंटली यूज करें और बहुत बड़े पैमाने पे उसको इकट्ठा कर लें तो अब कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गैस हो सकता है। गैस बनने के बाद में उसको अगर हम कंप्रेस भी कर देते हैं तो वो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो सीएनजी के इक्विवेलेंट है। बेसिकली इट इज मीथेन होती है। मीथेन का हम इस्तेमाल उसको चाहे हम इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें या हम ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करें, जैसे हमारे ऑर्डिनरी प्लांट्स होते हैं, सीएनजी प्लांट्स होते हैं, वैसे ही इसमें ऑटोमोबाइल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वी हैव लिविंग एग्जांपल्स इन इंडिया इटसेल्फ जो सीबीजी को सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली टू ऑटोमोबाइल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं रही होगी, क्योंकि जब हम बायोगैस प्लांट की बात करते हैं या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो दायरा है, जो हमारी जो जानकारी वो वहीं तक रहती है कि एक बायोगैस प्लांट है, उससे गैस निकली और जिसका आपने ऊर्जा का इस्तेमाल किया और जो बचा वेस्ट वो आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी हो रहा है, और जैसा कि सर आपने भी खुद कहा कि जो एक सिंगल यूनिट्स है, जो छोटे छोटे घरों में बायोगैस प्लांट लगाने का पहले कल्चर था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसे अब कैसे नए स्वरूप में सामने लाया जा रहा है? नए स्वरूप में लाने के लिए हमने पहले तो उसके जो फैक्टर्स स्टडी किए कि किस प्रकार से ये पॉपुलर नहीं है, तो उसमें ये पाया गया कि इसको अगर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे कॉर्डंग होए, चाहे एग्रीकल्चरल वेस्ट होए या कोई भी और प्रकार का वेस्ट होए विच इज़ सब्जेक्ट टू बायोमिथेनेशन, यानी कि उसमें जब हम उसको इकट्ठा करके बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के उसको पानी के साथ मिक्स करके वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें नेचुरल प्रोसेस से मीथेन निकलती है, उस मीथेन को हम कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हमने जब पाया कि छोटे पैमाने में करेंगे तो कमर्शियली वायबल नहीं होगा और जब हम बड़े पैमाने में करें तो वायबल होगा, तो इसलिए हमने नए बिजनेस मॉडल तैयार किए और हमने इसको पॉपुलराइज करने की व्यवस्था बनाई और हमने पाया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़कर आ रहा है। अभी चूँकि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, तो इसलिए कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा किया है तो और उसमें कमर्शियल लेवल पे हम उसमें सीबीजी तैयार कर रहे हैं और सीबीजी इज़ बेसिकली मीथेन और सीएनजी के बराबर ही होती है। उसको हम हमारे जितने भी जैसे सीएनजी प्लांट्स होते हैं इसी तरह सीबीजी के प्लांट्स भी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इसका सप्लाई भी कर दिया जाता है। इसका दूसरा एक बड़ा इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री खुद भी कर रही है, यानी कि हमें कोई ना कोई फ्यूल तो चाहिए ही है इंडस्ट्री में, तो बजाय इसके कि हम बाहर से गैस लेके आए या कोई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके आए, तो हम अपना खुद का ही सीबीजी जनरेट करके उसको इन हाउस ही इस्तेमाल कर लें या फिर उसको सिलेंडर्स में कंप्रेस करके हम जैसे हम सीएनजी प्लांट्स में हमने देखा होगा कास्केट लगा होता है वैसे ही इसको सप्लाई किया जा सकता है। तो इसका इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रहा है, इन हाउस भी कर सकते हैं और सीएनजी प्लांट्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से, अब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका पूरा सपोर्ट भी दिया जा रहा है।
जी, ये आपने बताया कि बड़े स्वरूप में किस तरीके से अपनाया जा सकता है, जिसमें आपने बताया कि क्लीन एनर्जी भी मिलेगी और इसमें अतिरिक्त आय भी होगी और रोज़गार का भी सृजन होगा। लेकिन गांव के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई है, मान लीजिए हमारा गांव है और वहाँ गोवर्धन जो ये योजना है उससे कैसे गांव वाले जुड़ सकते हैं, उसके लिए किस तरह का पूरा तरीका है या फिर कहें कि व्यवस्था है? अल्टीमेटली तो जो हमारा फीड स्टॉक है वो तो गांव से ही जनरेट हो रहा है, चाहे काउडंग हो तो या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो। तो एज ए सप्लायर ऑफ फीड स्टॉक के रूप में गांव वालों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कई राज्यों में गोबर को खरीदा भी जा रहा है, तो प्राइस वेरी करता है। जैसे गुजरात में लगभग 80 पैसे पर केजी के हिसाब से ख़रीदा जाता है। उसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में जाएं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मूल्य मिलता है उनको, परंतु वहाँ पर उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए हो रहा है। परंतु अगर मान लीजिए 80 पैसे पर केजी के हिसाब से हमने गोबर खरीदा, तो अगर मेरे पास में 10 पशु हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनकम। मतलब किसान गोबर बेच भी सकते हैं अगर कुछ और ना करे तो जब बिक रहा है गोबर तो उससे क्या किया जाता है कि किसान का इन्वॉल्वमेंट वहाँ तो हो ही गया। दूसरे तरीके में ये भी हो सकता है कि किसान अपने लेवल पे भी एक प्लांट लगा सकता है। जब वो प्लांट लगाए उसकी कीमत मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपए के करीब आती है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें वो किया जा सकता है। अब उसमें से जो गैस निकलती है वो उसका इस्तेमाल कर ले और उसके बाद जो स्लरी बच जाती है, जो लिक्विड होती है, लिक्विड बेसिकली वो सेमी लिक्विड है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। और अगर उस स्लरी को वो बेच दे, स्लरी को, गोबर को नहीं, स्लरी को बेच दे, तब भी उसको कीमत मिलती है। तो बिजनेस मॉडल इस प्रकार से भी तय किए गए हैं कि गांव वाले उस स्लरी को भी बेचते हैं। अच्छा। तो और उस स्लरी को एट द सेंट्रल लेवल उसको प्रोसेस किया जाता है। यानी कि गांव में अगर 300 ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उन स्लरी को एक जगह में प्रोसेस करके उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं। मतलब जो स्लरी जो बायोगैस प्लांट से निकलती है उसको भी बेचा जा सकता है? उसको भी बेचा जा सकता है। अच्छा, इसके बायो प्रोडक्ट्स आपने बताया, तो ये बायो प्रोडक्ट्स मतलब स्लरी जो है, जिसे हम सोचते थे कि जो स्लरी निकली उसे हम खेतों में इस्तेमाल कर ले, उससे भी 30 प्रोडक्ट्स और बन सकते हैं, वो किस तरह से? स्लरी का देखिए, एक तो सिंपल इस्तेमाल है, वो थोड़ा इनएफिशिएंट इस्तेमाल है कि उसको डायरेक्टली खेत में डाल दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। परंतु अगर स्लरी में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, लिक्विड को अलग कर लें, सॉलिड को अलग कर लें, उसके अलावा उसका फोर्टिफिकेशन कर लें, यानी कि कुछ सॉल्ट्स उसमें ऐड कर दें, फॉस्फेट्स ऐड कर दें या कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें ऐड कर दें, उसका फोर्टिफिकेशन हो जाता है और उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे हिसाब से टिपिकली इन्हें अगर कोई बड़ा ऐसे सीबीजी का प्लांट है, 20 से लेके 25 बाय प्रोडक्ट्स आराम से बन सकते हैं उसमें से। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इसके कई तरह के फायदे हैं और सभी ऐसे फायदे हैं जिससे ना सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि किसानों के लिए, उनकी कृषि के लिए भी वरदान है। और तो आगे ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गाँव के स्तर पर प्रोत्साहन के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको एज ए यूनिफाइड मिशन के रूप में कार्य किया जा रहा है। हमारा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर, इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखिए, ये एक विभाग का कार्य नहीं हो सकता है, इसमें बहुत से विभागों का हमें सपोर्ट चाहिए। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि इसमें अगर मान लीजिए हमें बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो लोग बाग इसको खरीदेंगे क्यों? क्योंकि ये तो महंगा होता है कंपैरेटिवली, तो लोग बाग केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का रोल आ जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ इन बायो फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोशन में हमें मदद करे। प्राकृतिक खेती या फिर कहें जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें ये। अब दूसरा रोल आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इसका किस प्रकार से कंटेंट होंगे, स्पेसिफिकेशंस वो तय करता है। तो हमने जो इसके बारे में उनको बताया कि लिक्विड फर्टिलाइजर का इस प्रकार से कंटेंट होना चाहिए, इस प्रकार से स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। उन्होंने टेक्निकल हेल्प ली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से
और उस इनपुट के बाद में उन्होंने उनके स्पेसिफिकेशंस तय किए, लिक्विड फर्टिलाइजर के अलग किए और सॉलिड के अलग किए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का रोल आ गया। अब सब डिपार्टमेंट की तरफ से ही सपोर्ट मिल रहा है। फिर अब मैं अगर बात करूं कि मैंने गैस बना ली तो उसको कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं, और अगर उसको मैं बेच नहीं पा रहा हूं तो उसका क्या फायदा हो, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये डायरेक्ट किया हुआ है कि कोई भी इस तरह का प्लांट लगाता है तो इट कैन बी बॉट एट ए एश्योर्ड प्राइस। पहले 46 रुपए पर किलो के हिसाब से वो खरीदते थे, अभी शायद उसका रेट बढ़ गया है रिसेंटली, कुछ दिन पहले लगभग 54 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको खरीदा जा सकता है। यानी कि ऑफटेक एश्योर्ड होगी, यानी कि मैंने प्लांट लगाया तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो उसको इमीडिएटली बेचा भी जा सकता है। जो जिसने भी एंटरप्रेन्योर ने लगाया वो उसको बेच सकता है। अब ये फायदा मैं सिर्फ आपको पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर किसान का फायदा तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, उसको तो वहां पर उसको या तो स्लरी दे देनी है या गोबर दे देना है। अगर छोटे पैमाने में काम करना चाहे तो कर सकता है, परंतु उसको इतनी ज्यादा इनकम नहीं होगी जितनी कि अगर वो सिर्फ गोबर सप्लाई कर देगा बड़े प्लांट के लिए, तो वहां से इनकम हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से और फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए गए हैं, यानी कि इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आरबीआई ने घोषित कर दिया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होने में मतलब ऋण आसानी से लिया जा सकता है। हाँ, ऋण आसानी से लिया जा सकता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि हर बैंक जो है उनका कुछ टारगेट फिक्स हो जाते हैं। जैसे एसबीआई ने अलग से उनके लिए प्रोडक्ट भी तय कर दिया कि हम इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये कार्य करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक अलग से उनका एक पूल क्रिएटेड है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो उस फंड में से भी वो इस सेक्टर को फंडिंग करने के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए उनके पास भी प्रावधान है, उसमें भी स्कीम के जरिए ये दिया जा रहा है। तो ये सभी क्षेत्रों से अगर देखा जाए, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है कि इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सकें। जैसा आपने खुद ही बताया कि एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो गया और हमारी इनकम जनरेशन की भी और कृषि अवसंरचना कोष में भी इसके लिए प्रावधान है। अंत में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कार्यक्रम हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, हमें सब कुछ फायदे तो बहुत जान लिए, लेकिन इसे करें कैसे, कहाँ जाएं, कहाँ संपर्क करें इसके लिए? इसके लिए मैंने जो कुछ विभागों के नाम बताए वो तो आप उन विभागों के डिफरेंट रोल्स हैं, परंतु जस्ट इसके नॉलेज के लिए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने एक यूनिफाइड पोर्टल क्रिएट किया हुआ है। हमारी वेबसाइट में ये उपलब्ध है, यूनिफाइड पोर्टल ऑन गोवर्धन। इसमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं, कृपया उनको देख लीजिए। हमने डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी उसमें रखे गए हैं। डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स पॉसिबल हैं, क्या आप अपने गांव के लेवल में भी कर सकते हैं, घर के लेवल में भी कर सकते हैं, और क्लस्टर मॉडल में अगर मान लीजिए 15-20 गांव मिलके गोबर सप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना प्लांट लगा सकते हैं, पर उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। फिर उसमें आपको लोन भी हो सकता है। वगैरह के माध्यम से भी किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, परंतु देखिए आपको सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस मॉडल तय कर लेना है कि किस प्रकार से आप किस प्रकार का मॉडल चाहते हैं। छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में कमर्शियल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका स्केल भी तय होगी, लोकेशन भी तय होगी। बट हम रिकमेंड लोगों को यही करते हैं कि भाई जहाँ मवेशियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये किया जाए। इसलिए हमने 10-12 ऐसे राज्य भी चुने हैं जहाँ पर मवेशियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम फोकस तरीके से इसमें कार्य कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हमने जाना गोवर्धन योजना के बारे में और बहुत विस्तार से हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसके कई भाग है, कई अंग है, और ज़रूरत यह है कि किसान इस योजना से लाभ उठाए और कितने सारे फायदे हैं। देखिए, ना सिर्फ आपको अपनी कृषि में से लाभ मिलेगा बल्कि आपकी आय में भी वृद्धि होगी और रोजगार तो सृजन होगा ही।
तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको जानकारी दी गोवर्धन योजना के बारे में। वाकई में अगर इस योजना के बारे में हम कहें कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो शायद गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आपके सुझाव और आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहता है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए नोट कर लें हमारा ईमेल एड्रेस sarkaraapkesath@gmail.com। आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें और जुड़ जाएं हमारे पेज के साथ, जहां पर आप अपने सवाल साझा कर सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका, आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 1800-113060। हमारा टोल फ्री नंबर आपके लिए सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहेगा, तो इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल या फिर अपने सुझाव रिकॉर्ड करवाएं। जाते जाते एक और जानकारी दे देते हैं कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर सरकार आपके साथ के सभी एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, एक और योजना के बारे में देंगे आपको जानकारी। नमस्कार।